जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए चलिए बच्चों, आज हम आपका जो क्लास 10 का गद्य साहित्य का इतिहास है शेष भाग को पढ़ते हैं, सिखाने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। क्योंकि सीखेंगे नहीं बच्चों तो जीतेंगे कैसे। आइए, ये देखिए, हमने पिछले क्लास में ये देखिए यात्रा वृत्त और संस्मरण ये सब हमने पढ़ लिया था, देख लिए, आपने पढ़ लिया होगा। आइए आज से हम भेंट वार्ता को देखते हैं कि क्या चीज होता है भेंट वार्ता, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, भेंट वार्ता को क्या कहते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। जब जब रचनाकार किसी व्यक्ति विशेष, देखिए बच्चों व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, से भेंट करके, मिल करके, भेंट करके उसके चरित्र, व्यवहार, भाषा आदि सभी से संबंधित प्रश्नों को साहित्यिक रूप में रचकर पाठकों के समक्ष प्रकट करता है तो वही रचना भेंट वार्ता या साक्षात्कार कहलाती है। बच्चों आपने समझा, किसी व्यक्ति विशेष को, कोई भी व्यक्ति हो विशेष हो, जिसे वो कोई भी व्यक्ति, कोई दूसरा पर्सन भेंट करे, मिले, उनसे बात करे, साथ में बैठे, कुछ समय बिताएं, उनके चरित्र के बारे में जाने परखें, फिर उनके व्यवहार को देखें और फिर उसके बाद में उनकी भाषा को देखें कि कैसी भाषा बोल रहे हैं। संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, गुजराती है, मराठी, बंगाली, कैसी भाषा है, ये सारी चीजें। उसके बाद में बच्चों इससे संबंधित जो साहित्य के रूप में उसको रचकर पाठकों के सामने जो प्रस्तुत करते हैं वही भेंट वार्ता या साक्षात्कार कहलाती है। अब आइए बच्चों, भेंट वार्ता में जो हिंदी, जो भेंट वार्ता हिंदी में जो भेंट, चर्चा, विशेष चर्चा, साक्षात्कार तथा इंटरव्यू आदि नामों से विख्यात है। आगे बच्चों, इस प्रकार भेंट वार्ता वो रचना है जिसके द्वारा भेंटकर्ता किसी महान व्यक्ति के चरित्र और जीवन के प्रश्नों के झरोखे से अर्थात प्रश्न उत्तर के माध्यम से झांक कर उसके भीतर पक्षों को आंतरिक दृष्टिकोण, उनके भीतर अर्थात आंतरिक दृष्टिकोण को पाठकों के समक्ष प्रकट करता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं, प्रश्न उत्तर की सिलसिला प्रारंभ होता है और उसके माध्यम से उनके बारे में जानते हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, कैसे इनकी भावनाएं, कैसे इनके विचार हैं, कैसे मतलब इन संवेदनशीलता इनमें किस प्रकार की है, वो सारी बातों को अपने आंतरिक रूप से अपने दिमाग में बिठाकर और उसको लिखते हैं और पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, वही भेंट वार्ता कहलाती है। अब फिर आइए बच्चों, भेंट वार्ता आगे पढ़ते हैं। भेंट वार्ता वास्तविक भी होती है और कल्पित भी होती है। वास्तविक भेंट वार्ता लिखने वालों में पदम सिंह शर्मा, कमलेश और रणबीर गंगा के नाम से विशिष्ट हैं। कौन कौन? पदम सिंह शर्मा और कमलेश और रणबीर गंगा, ये इनके नाम मतलब विशेष रूप से पहले भेंट वार्ता में इनके नाम पहले आते हैं बच्चों। ये देखिए, पदम सिंह शर्मा और रणबीर गंगा। आइए बढ़ते हैं बच्चों, अब हम चलते हैं पत्र साहित्य की ओर। हम बहुत जल्दी ही प्रश्न उत्तर के पास पहुंचने वाले हैं बच्चों। अब आइए पत्र साहित्य को हम लोग पढ़ लेते हैं। जब कोई रचनाकार अपने किसी मित्र, परिचित, घनिष्ठ व्यक्तियों को अपने संबंध में किसी व्यक्ति विशेष अथवा महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में उसकी स्वयं की जो सामाजिक तथा भावात्मक स्थिति को मद्देनजर रखकर उसके प्रति विशेष आदर सम्मान के भाव प्रस्तुत करते हैं, उसके प्रति विशेष आदर सम्मान का भाव प्रस्तुत करते हुए और निजी तौर पर पत्र उत्कीर्ण कर भेजता है, पत्र को लिख के भेजते हैं निजी तौर पर, और बदले में प्रतिवचन की उम्मीद भी रखते हैं। अर्थात बदले में ये भी उम्मीद रखते हैं कि हमारा जो पत्र हम भेज रहे हैं उसका मतलब उसका उत्तर भी हमको मिलेगा। तो बच्चों ये पत्र साहित्य की रचना करता है, तो यही पत्र साहित्य की रचना करता है। एक बार फिर से समझते हैं बच्चों। देखिए, इसमें कह रहा कि जब कोई रचनाकार, कौन? रचना करने वाला रचनाकार अपने किसी मित्र या किसी परिचित या किसी घनिष्ठ व्यक्ति के साथ को अपने संबंध में या किसी व्यक्ति विशेष अथवा महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में उसकी और स्वयं की, मतलब उसकी, किसी व्यक्ति विशेष की या खुद की स्वयं की जो सामाजिक भावात्मक स्थिति को मद्देनजर रखकर उसके प्रति विशेष आदर सम्मान के भाव प्रस्तुत करते हुए निजी तौर पर पत्र उत्कीर्ण करते हैं, अर्थात पत्र भेजते हैं लिखकर
और बदले में उसका उत्तर भी जानने के लिए, प्रतिवचन भी जानने के लिए उम्मीद रखते हैं कि हमको भेजेंगे इसका उत्तर, तो यही पत्र साहित्य कहलाता है बच्चों। हमें विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे हम किसी पत्र के माध्यम से अपने मित्र, किसी अन्य मित्र को या किसी अपने माता पिता को किसी मित्र के बारे में उनकी विशेषता बता दें, हमारा उनका कैसे व्यवहार है, संबंध है, ये लिख कर बताएं, और फिर उत्तर में हम जाने कि हमारे पापा मम्मी भी इसका उत्तर हमको लिख कर देंगे, तो इसी को कहते हैं पत्र साहित्य। आइए बच्चों, फिर हिंदी साहित्य में पत्र प्रकाशन की शुरुआत द्विवेदी काल से। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, क्वेश्चन इससे बन सकता है कि जो अपना क्या कहते हैं पत्र साहित्य की शुरुआत कब से होती है, तो द्विवेदी काल से हुई है। पर सार्वजनिक भी हो सकते हैं। कैसे? सार्वजनिक भी हो सकते हैं और व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। ये भी बात बता रहे हैं कि जो पत्र कैसा होता है बच्चों, सार्वजनिक मतलब जिसे सब पढ़ सकते हैं, और व्यक्तिगत जिसे सिर्फ मतलब कोई व्यक्ति विशेष पढ़ सकता है, जिसके लिए लिखा जाए। और साहित्यिक दृष्टि से सार्वजनिक जो पत्र है अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो साहित्यिक दृष्टि से, व्यक्तिगत तो अपना व्यक्तिगत हो ही गया, लेकिन जो साहित्य है उसके दृष्टि से जो सार्वजनिक जो पत्र होते हैं बच्चों, वो ज्यादा विशेष होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। आइए बच्चों, अब डायरी को भी समझ लेते हैं। देखिए डायरी क्या है। हमने आज तक अभी तक सुना ही था, रिपोर्टाज, डायरी, पत्र व्यवहार, उपन्यास। आज हमने इस सब के बारे में डिटेल समझा भी कि क्या चीज होता है। इसीलिए हमने बच्चों ये प्रारंभ किया। ये चीजें, बेसिक चीजें नॉलेज में रहना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अब हमें किसी का निबंध लिखना है, अब किस किस प्रकार के निबंध होते हैं, अब जब हम उसके बारे में पढ़े रहेंगे तब समझ पाएंगे कि हाँ इस प्रकार का निबंध हो तो ऐसा लिखना है, वर्णनात्मक निबंध हो तो कोई दृश्य घटना को वर्णन करते हुए लिखना, भावात्मक लिखना है तो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, महान व्यक्ति के बारे में लिखना है तो भावों को भी उसमें उत्कीर्ण करना है, लिखना है, ऐसे होता है निबंध। इसी प्रकार की ये सारी विधाएं हैं बच्चों। आइए अब डायरी को समझते हैं। डायरी क्या है? देखिए, जब कोई रचनाकार अपने जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को तिथिबद्ध विवरण लिखित करता, मतलब डेट वाइज लिखता है, 1 तारीख, फिर 2 तारीख, फिर 3, इस तारीख से माध्यम के द्वारा प्रस्तुत करता है, तो उस रचना को हम डायरी कहते हैं। समझ में आई बच्चों? डायरी के नाम से ही तो आपको समझ में आने लगे होगा कि डायरी किसे कहते हैं। जैसे हम अपनी रोजाना की, डेली की जो बातें होती हैं अपने मन की या अपने साथ जो घटी, तो उसको डायरी में उतार देते हैं, लिख देते हैं, वही डायरी कहलाती है। इस कला का प्रारंभ लगभग 1930 ईस्वी के आसपास माना जाता है। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की डायरी, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी के प्रकाशन के साथ ही हिंदी डायरी रचना की कला का उद्गम हुआ है। देखिए बच्चों, कोई नरदेव शास्त्री हैं, उनकी जो वेद तीर्थ की डायरी है वो जेल में होते हैं उस समय, आई थिंक जेल डायरी है इसलिए जेल में होते होंगे, और नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी, ऐसा नाम से उन्होंने ये डायरी लिखी थी। इनको प्रथम डायरी रचनाकार माना जा सकता है। अब ये भी आप याद करके रखिएगा। आइए अब रिपोर्टाज पे चलते हैं कि रिपोर्टाज क्या है। जिस गद्य रचना में किसी घटना का दृष्टांत, विवरण भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया हो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। और ये शब्द मूलतः फ्रांसीसी शब्द का है। क्या? रिपोर्टाज आपका। अब आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और अंग्रेजी के रिपोर्ट 2 शब्द का पर्याय तथा साहित्यिक नाम है। इसकी जो शैली है बच्चों वर्णनात्मक होती है एवं उल्लेखनीय होती है, जिसमें तीक्ष्ण आत्मीयता, सहजता का विशिष्ट महत्व होता है। इसके लेखक जो हैं प्राप्त विषय को सहजता तथा रोचकता से पाठक के सामने हृदयंगम कराने में सक्षम होते हैं। और आगे बच्चों देखिए, अभी इंपॉर्टेंट यही सब याद करने वाली चीजें हैं कि विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रभाकर माचवे आदि विनम्र तथा रमणीय रिपोर्टाज का सृजन करते हैं। आगे बच्चों अब आलोचना को पढ़ते हैं कि आलोचना क्या है। अभी हम आपको बताए भी थे, अब यहाँ पर और अच्छे से समझ लेते हैं कि आलोचना शब्द का अर्थ किसी पदार्थ, तथ्य आदि का परीक्षण स्पष्ट अथवा सही रूप में करना, अर्थात किसी साहित्यिक रचना का सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन करते हुए उसके गुण दोषों, हमने बताया नहीं था, गुण दोषों को भली प्रकार, भली भांति अध्ययन करें पहले, और उसका विश्लेषण करें और फिर उसके बाद आलोचना करें। मतलब अध्ययन और विश्लेषण करते हुए जो बात कहते हैं उसी को आलोचना कहते हैं। हिंदी आलोचना की परंपरा की जो शुरुआत है बच्चों, ये भी द्विवेदी युग से होती है। आ जाएगा क्वेश्चन कि हिंदी आलोचना की जो परंपरा है इसका प्रारंभ कब से होता है, किस युग से होता है? ऑप्शन में दे देंगे द्विवेदी युग, छायावाद युग,
आधुनिक युग तो ये द्विवेद युग से होता है बच्चों। आइए अब हम गद्य काव्य को भी समझ लेते हैं कि गद्य काव्य क्या चीज है। देखिए, गद्य काव्य जिस रचना में कविता के गुणों का समावेश छंद के बिना संभव हो जाए। जैसे कोई कविता हो, उसमें जो गुण हैं उसका समावेश क्या हो, छंद ना हो, उसमें छंद के बिना ही हो जाए संभव, उसे ही गद्य काव्य कहते हैं बच्चों। अर्थात उसे छंदबद्ध ना किया जाए, लय तुक में ना लिखा जाए, फिर भी अच्छे से भाव को समझ लिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, गद्य काव्य कहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। ये रचना गद्य तथा काव्य के बीच की रचना है। गद्य तथा काव्य के क्या बीच की रचना है। इसमें रचनाकार अपने हृदय की रागात्मकता को प्रकट करके, जिससे पाठक उसे पढ़कर रसमय और मोहक हो सके। इसमें विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति की जाती है और लेखक का अधिक चित्त रहता है। विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति की ओर लेखक का जो मन होता है वो ज्यादा रहता है। किसमें, विचार हो, उसमें विचार हो, भाव हो, इस तरह से सोचकर लेखक लिखते हैं गद्य काव्य को। इसकी जो शैली है बच्चों, ये कवित्वपूर्ण तथा चमत्कार से युक्त होती है। कैसी होती है, कवित्वपूर्ण और चमत्कार युक्त होती है। गद्य काव्य के रचनाकारों में राय, कृष्णदास, वियोगी हरि, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि का नाम विशिष्ट रूप से कथनीय है बच्चों। अब आइए लघु कथा को देख लेते हैं। लघु कथा किसे कहते हैं, स्पष्ट यहीं से हो रहा है बच्चों कि जो छोटी कथा उसी को लघु कहेंगे। तो देखिए, लघु कथा एक ऐसी विधा है जो धीरे धीरे गद्य के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रही है। लघु कथा में आधुनिक मार्मिकता और संवेदना की प्रगाढ़ वेदना दिखाई पड़ती है। लघु कथा के कथाकारों में चित्रा मुदगल, विष्णु नागर और असगर वजाहत और रमेश बत्रा, राजेंद्र राव आदि रचनाकारों के नाम विशेष उल्लेखनीय है बच्चों। लघु कथा ये होता है कि जैसे कहानी होता नहीं है, तो कहानी थोड़ा सा बड़ा होता है लघु कथा से, उससे और छोटे में चीजों को मार्मिक ढंग से, संवेदनशील ढंग से लेखक लिखते हैं, उसी को लघु कथा कहते हैं। आइए बच्चों, अब हमें लगता है ये देखिए हम अपने फैक्टेज की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये हमको याद करना पड़ेगा। देख रहे हैं, अभी हमने आपको सारी चीजें समझाई है, निबंध क्या है, कहानी क्या है। अब उससे संबंधित जो रचनाएं हैं, किसने क्या क्या लिखे, ये आपको याद करना पड़ेगा और इसको आपको कॉपी में उतारना भी पड़ेगा, अनिवार्य है। इसको जहां जहां हम टिक लगा रहे हैं इंपॉर्टेंट समझ के आप समझें और उसको लिखिए और फिर उसको निरंतर पढ़ते रहिए, पन्ना पलटते रहिए। एक बैग नहीं रटना है कि आज के आज, उसको इस तरह पढ़िए। जब कोई चीज निरंतर पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, बताइए। जब आप हनुमान चालीसा पहली बार पढ़ते हैं तो याद रहता है नहीं, दुर्गा चालीसा पढ़िए, याद रहता है नहीं, याद हो पाता है। कोई भी स्तोत्र है, कोई भी मंत्र है, पढ़िए नहीं है, लेकिन जब वो निरंतर बराबर कंटिन्यूटी में आ जाती है तब उसको बिना किताब देखे फटाफट पढ़ते जाते। उसी प्रकार इसको भी आपको रटना है बच्चों, निरंतर देखते रहना है। और जब निरंतर सुबह शाम देखते रहेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी, और जब याद हो जाएंगी तो फिर आप महीने में, 15 दिन में, एक हफ्ते में बीच बीच में रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि जब याद हो जाती चीजें तो फिर भूलती भी हैं, इसलिए हमको उसको बीच बीच में रिवाइज करते रहना है। तो आइए बच्चों, हम रचनाओं के तरफ चलें। एक मिनट बच्चों, हाँ, थोड़ा सा हम रचनाओं को याद कर लेते हैं। इसको लिखना है और आपको याद करना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, शुरुआत करते हैं, इंपॉर्टेंस के तरफ देखते हैं। आपकी रचनाएं हो गई, ये उससे संबंधित जो लेखक हो गए जिन्होंने लिखा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट में है, देखिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं आपके। रचना कंकड़, ये क्या है बच्चों, ये पहले देख लीजिए कौन सी विधा, निबंध है। क्या है, निबंध है। किसका है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। कंकड़ स्तोत्र, कंकड़ स्तोत्र किसका है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। कंकड़ स्तोत्र भारतेंद्र हरिश्चंद्र, कंकड़ स्तोत्र भारतेंद्र हरिश्चंद्र। निबंध विधा है, कैसी विधा है, निबंध विधा है। कंकड़ स्तोत्र कैसी विधा है, निबंध विधा है। किसने लिखा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा है। फिर आगे बच्चों, हमारा कर्तव्य और धर्म युग, प्रताप नारायण मिश्र का है। हमारा कर्तव्य और धर्म युग प्रताप नारायण मिश्र का है। जो धर्म युग के बारे में सोचते हैं वो प्रतापी होते हैं बच्चों, महान प्रतापी होते हैं। कर्तव्य और धर्म युग का जो ध्यान रखते हैं, अपने कर्तव्य और युग धर्म, कर्तव्य और युगों का जो धर्म है, कई युगों का जो धर्म है, त्रेता युग, द्वापर युग, ये जो धर्म है इनको जो याद रखता है वो कैसा होता है, प्रतापी होता है। ऐसे दिमाग में बिठा लीजिए, दिमाग में बिठाना है।
कि जो कर्तव्य प्राण होता है, जो युगों का धर्म रखता है अपने विचार में, तो वो कैसा होता है? प्रतापी होता है, महान होता है, प्रताप नारायण मिश्र, ऐसे रट लीजिए। आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह। जो आचरण की सभ्यता बनाए रखेगा बच्चों, वो हर तरह से सरदार होगा, बड़ा व्यक्ति होगा, खूब बड़ा होगा, सरदार की भांत साहसी होगा, हिम्मती होगा। क्यों? क्योंकि वो आचरण की सभ्यता बनाया है, और पूर्ण होगा, पूर्ण रूप से सरदार होगा। क्या होगा? पूर्ण रूप से सरदार होगा, आचरण की सभ्यता वाला व्यक्ति। आगे बच्चों देखिए, चिंतामणि आपका रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। चिंतन किसका किया जाता है? श्री राम जी का किया जाता है। हमारे घर में दादा बाबा जो होते हैं नहीं, किसका चिंतन करते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति राम जी का चिंतन करते हैं। तो आप चिंतामणि जब आप आएगा सामने आपके एग्जाम में, तो क्या लगाएंगे? याद करेंगे दादा बाबा को, किसका चिंतन करते हैं? राम जी का करते हैं, रामचंद्र शुक्ल। ये छोटा ऐसा ट्रिक है बच्चों, आ जा रहा है जुबान पे, तो आपको रिपीट कराते जा रहे हैं कि किसी तरह आपके दिमाग में बना रहे, आप एग्जाम में गलत ना करें एक भी क्वेश्चन। आगे देखिए बच्चों, ठलुआ क्लब, नर से नारायण, बाबू गुलाब राय। बाबू हो जाता है कौन? जो नर से नारायण हो जाए, जो नर से नारायण हो जाए वो बाबू हो जाता है, और नहीं तो गुलाब राय की तरह ठलुआ कलम में घूमता रहता है। क्या? नर से नारायण जो व्यक्ति हो जाए, अर्थात नर से नारायण की तरफ उनका जिसका विचार हो जाए, वो बाबू हो जाता है, और नहीं तो गुलाब की तरह ठलुआ क्लब में घूमता रहता है। ऐसे ऐसे घुमा के, ऐसे कुछ किसी भी तरह बस याद होना चाहिए। चलिए बच्चों, ये देखिए, पाव भर आटा, वियोगी हरि। देखिए बच्चों, जो वियोगी होते हैं, जो योगी होते हैं, वो ज्यादा कुछ नहीं रखते हैं। आप कहीं देखिए मांग जाते हैं मांगने, बस वो 2-4 घर मांग लेंगे, मतलब उनका 1-2 टाइम का हो जाए, बस हो गया। कौन? वियोगी योगी लोग। और बहुत ज्यादा की कामना कौन करता है? जो सामाजिक लोग होते हैं, भौतिकवादी होते हैं, भौतिक में विश्वास रखते हैं। और जो योगी होते हैं, उनको 2 टाइम के भोजन से मतलब होता है, इसलिए वो पाव भर आटा ही रखते हैं। योगी लोग वियोगी हरि पाव भर आटा, वियोगी हरि पाव भर आटा, वियोगी हरि पाव भर आटा, योगी लोग पाव भर आटा ही मांगते हैं अपने 1 टाइम की जरूरत के लिए। अब साहित्य देवता देखिए बच्चों, साहित्य देवता माखन लाल चतुर्वेदी। साहित्य में कौन देवता रहे हैं? राम जी रहे हैं, श्री कृष्ण जी रहे हैं, और श्री कृष्ण जी क्या खाते थे? मक्खन खाते थे। साहित्य में कौन देवता रहे हैं? ऐसे याद करो, ऐसे वहीं लिख लो बच्चों। देखिए, आप जैसे इसको ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए वहां पर, क्या कि माखन कौन खाता था साहित्य के देवता में? माखन कौन खाता था? कृष्ण खाते थे। साहित्य में हम ज्यादातर किस 2 देवताओं को ज्यादा जानते हैं? श्री राम जी और श्री कृष्ण जी। और श्री कृष्ण जी कौन क्या खाते हैं? माखन खाते थे। माखन लाल चतुर्वेदी साहित्य योगी। ऐसे कॉर्नर पे ऐसे लिख लीजिए बच्चों, अपने हैंड राइटिंग में जैसे भी लिख पाइए। बस ये है कि उसको आप ही को याद करना है, और आपको याद हो जाना चाहिए। ऐसे गोला करके और वहीं पर लिख लीजिए। जो हम ट्रिक बोल रहे हैं उसको अपने शब्दों में आप वहीं पर लिख लीजिए। जैसे आप 2-4 बार 4-6 बार ऐसे रिवीजन करेंगे ना, तो जब ये टिक पढ़ेंगे, ये जो अपना बनाए रहेंगे, वो तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं। क्योंकि एग्जाम टाइम में बच्चों कंफ्यूजन बहुत होता है। अब ऑप्शन में दे देंगे साहित्य देवता किसकी रचना है, किसका उपन्यास है, अब माखन लाल चतुर्वेदी भी रहेंगे और 2-3 रहेंगे। अब उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और जब आप ये याद रखे रहेंगे कि साहित्य में जो देवता थे 2 ही थे, राम जी और श्री कृष्ण जी, और श्री कृष्ण जी क्या खाते थे? माखन खाते थे। माखन लाल चतुर्वेदी। बस जैसे माखन दिमाग में आया, तुरंत आप सही जगह पर टिक लगा देंगे। कुछ विचार प्रेमचंद का क्या थे? कुछ विचार किया करते थे, कुछ विचार किया करते थे। कौन? प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे क्या कहते हैं उपन्यास लिखे हैं। आप जानते हैं, कहानी, उपन्यास, बहुत सारी चीजें लिखे हैं प्रेमचंद जी। तो ये कुछ विचार किया करते थे, तभी तो लिखते थे प्रेमचंद जी। आगे चलते हैं बच्चों, ये देखिए, कुछ बिखरे पन्ने क्या लिखूं, पंचपात्र, प्रबंध, पारिजात। अब इसको बच्चों याद करना पड़ेगा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आइए देखिए, इतिहास साक्षी है, खून की छींटे, भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय कहते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। भगवत शरण उपाध्याय क्या कहते हैं? कि इतिहास साक्षी है कि खून की छींटें पड़ी थी। इतिहास साक्षी है कहते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। कहते हैं इतिहास साक्षी है, खून की छींटें पड़े थे। बस यही चीज पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा। अब ये देखिए बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए आपके, माखन लाल चतुर्वेदी हो गए, ये भगवत, यहाँ पर 1 मिनट, ये देखिए चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय इंपॉर्टेंट है।
ये देखिए बच्चों, लगाते जा रहे हैं। इसको कॉपी में आप अवश्य उतारिए सुनते हुए, वीडियो रोक रोक कर सुन लीजिए और ट्रिक भी साथ में ऐड कर दीजिए। देखिए बच्चों, अब ये विवेचनात्मक गद्य श्रृंखला महादेवी वर्मा का है। श्रृंखला की कड़ियां, महादेवी वर्मा एक से एक करके सारी श्रृंखला की कड़ियां जोड़ती जा रही थी। आगे बच्चों, गांव सुखी है, गांव सुखी हम सुखी, गीता प्रवचन, विनोबा भावे, बहुत ही क्या कहते हैं, लोगों के बारे में अच्छी भावना रखने वाले, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखने वाले विनोबा भावे कैसे थे? कहते थे गांव सुखी तो हम सुखी। गीता प्रवचन में लिखा है, ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? गीता प्रवचन में लिखा है गांव सुखी तो हम सुखी, विनोबा भावे कहते हैं। विनोबा भावे कहते हैं कि गीता प्रवचन में लिखा कि गांव सुखी तो हम सुखी। बस हो गया, ये आप समझ लीजिए, याद हो जाएगा। अब ये बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी। वृक्ष, गेहूं और गुलाब के क्या होते हैं? वृक्ष नहीं होते हैं? क्या होते हैं? वृक्ष होते हैं कि नहीं होते हैं? बस, राम वृक्ष बेनीपुरी। अर्धनारीश्वर उजली आग, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी कैसे? अर्धनारीश्वर और उजली आग लिखे हैं। अथाह सागर अनंत आकाश, जयप्रकाश भारती। कहनी अनकहनी ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती क्या कर किए थे? वो ठेले पर हिमालय ला दिए थे, क्योंकि धर्म में वीर थे, इसलिए वो कहनी अनकहनी नहीं सुनते थे, बस सीधा ठेले पर हिमालय ले आए। हिमालय को कहाँ ले आए? ठेले पर ले आए। ऐसे यहाँ पर ऐड कर लीजिए। धर्मवीर भारती हिमालय को ठेले पर ले आए, क्योंकि कहनी अनकहनी उनका कोई ध्यान नहीं रखते थे, कोई कुछ भी कहे। तो देखिए बच्चों, इतना सारा है, हमने कहाँ तक पढ़ लिया है। ये कहानी विधा है और अभी तक हम उपन्यास विधा की ओर चल रहे थे, ये निबंध विधा की ओर। निबंध विधा को हमने पढ़ लिया है। देखिए, अभी और पढ़ना है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखिए, अर्धनारीश्वर हो गया दिनकर। अथाह सागर अनंत आकाश, जयप्रकाश भारती का है। अथाह सागर और अनंत आकाश। देखिए बच्चों, जय जयकार किसका होता है? ईश्वर का होता है। कैसे हैं? अथाह है, अनंत है। तो जयप्रकाश भारती ने लिखा अथाह सागर अनंत आकाश। कहनी अनकहनी धर्मवीर भारती, एक का लेकर बच्चों। जीवन का काव्य सर्वोदय, सर्वोदय की बुनियाद, हर भाव उपाध्याय। देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। ये देखिए, अब कहानी विधा आ गया है। कहानी विधा को हम कल से प्रारंभ करेंगे। दो और पढ़ लेते हैं। देखिए, दृष्टिकोण दक्षिण भारत की एक झलक, विनय मोहन शर्मा ने बोला, कहा है। विनय मोहन शर्मा कहाँ गए थे? दक्षिण भारत गए थे। ऐसे लिख लीजिए, विनय मोहन शर्मा कहाँ गए? दक्षिण भारत गए, वहां के दृष्टिकोण को बताया। आगे, गांधी जी की देन, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। गांधी जी की देन याद कर लीजिए बच्चों, राजेंद्र प्रसाद ने साहित्य लिखा है, साहित्य भी लिखा और गांधी जी की देन भी लिखा। तो आइए बच्चों, ये देखिए, कहानी से हम, कहानी रचना के लेखकों से हम कल से फिर प्रारंभ करेंगे। देखिए, ये क्योंकि कोई ये बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए, आपको याद भी करना, चीजों को लिखना भी है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम कहानी से प्रारंभ करेंगे बच्चों। तो यहीं से प्रारंभ करते हैं। अगर कुछ आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट अवश्य करें। और हमारा जो चैनल है बच्चों, लक्ष्य हिंदी क्लासेज, इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी करें बच्चों, और अपने दोस्तों को इसे शेयर करें। तो इन वाक्यों के साथ हम समाप्त करते हैं वीडियो को। जय हिंद बच्चों।